आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसे ही अकाउंट एंड ऑडिट का नाम सुनते हैं तो आपको बड़ी सरलता आनी चाहिए, ना कि जटिलता आनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि गणित मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और एमसी मैनेजिंग कमेटी और तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी का जो काम होता थैंकलेस होता सर। तो उसमें काफ़ी लोग बड़ा ईगो करते हैं कि मैंने कुछ गलती की है, मेरी गलती से मिस्टेक हो गई तो मैं क्यों उनको इन्फॉर्मेशन दूँ। और बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क डिसीजन है हाई कोर्ट के, कोऑपरेटिव कोर्ट के, कि वो जानकारी नहीं देने की वजह से, अकाउंट ऑडिट नहीं देने की, क्योंकि मेंबर का राइट्स है उसका, वो नहीं देने से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपको हम बड़ा महत्वपूर्ण, हमारे दोनों हस्तियां, दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं, तो इसको आप लिख के ले लीजिए। और यदि आपके पास लिख के नहीं लेना है तो इनका जो पीपीटी है, हितेश भाई ने पीपीटी बनाया, ये जो आप बोल रहे हैं ये पीपीटी बकायदा, तो ये पीपीटी भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में हमसे ले सकते हैं। हितेश भाई का लास्ट में हम नंबर शेयर करेंगे, भद्रेश भाई का करेंगे, मेरा खुद का करूँगा। तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करें, सर प्लीज सेंड पीपीटी, तो हम लोग आपको शेयर कर देंगे। तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं हो, आप अवेयर हो, एजुकेट हो, हमारा मकसद है इस प्रभु से खास बात सबका। तो हम आगे बढ़ते हैं, भद्रेश भाई से कहेंगे सर आगे आप ये जो हमारा पीपीटी है हितेश भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट बनाया था, इसको आगे लेके जाए। यहाँ पे हितेश भाई ने ब्रेक से पहले एक बात किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये काफ़ी अच्छा है कि जो मेंबर्स जो होते हैं जिनको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होता है तो वो सरलता से समझ सकते हैं कि नोट्स रिफ़र करेंगे तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई किस तरह से अकाउंट्स बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अभी हमने ऑडिट की बात की कि आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है, इस तरह का ऑडिटर अपॉइंट करना है, इतने साल के लिए अपॉइंट करना है। लेकिन हमने काफ़ी जगह पे देखा है सोसाइटी के लोग कमिटी की वजह से ऑडिट तो करते हैं लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करते। और आप पिछले काफ़ी टाइम से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स से काफ़ी सोसाइटी को नोटिस आता है, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, जैसे ऑडिट फाइल करना कंपलसरी है उस हिसाब से। और अगर नहीं किया तो फिर क्या, कितनी मुसीबत आ सकती है कमेटी मेंबर्स में। बिल्कुल बिल्कुल भद्रेश भाई, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा है, क्योंकि आज तक मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ये नॉलेज बांटा गया था कि हमें कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी है तो हमें इनकम टैक्स नहीं लगता है, तो पीपल हैव बॉदर्ड कि भाई हम लोग रिटर्न नहीं भरेंगे, तो देन नोबडी हैज़ बॉदर्ड टू फाइल द रिटर्न। तो अब ये रिटर्न नहीं भरना है ना, ये एक तो अभी जुर्म साबित हो गया, बिकॉज इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है 271F, वो बोलता है अगर आपको रिटर्न भरना था और आपने नहीं भरा और नोटिस आएगा तो आपको 5,000 रुपया जुर्माना लगेगा, पेनल्टी। दैट इज़ वन। सेकेंडली, आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों का जो फंड्स है, जो आपने इन्वेस्ट किया है कोऑपरेटिव बैंक को, इसके ऊपर बाकायदा आपको इंटरेस्ट आता है। तो इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि इंटरेस्ट अर्नड ऑन ए फिक्स्ड डिपॉजिट कैप विद अ कोऑपरेटिव बैंक इज फ्री, इट इज़ टैक्स फ्री, इट इज़ एग्जेम्प्ट और इट इज़ डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80P2D। तो ये तक अभी तक चलता था, बट इफेक्टिव 1 अप्रैल 2021 से सरकार ने एक प्रोविज़न ये भी डाल दिया कि अगर आप अपना रिटर्न टाइम पे 139(1) सेक्शन जो बोलता है, यानी कि आपको 30 अक्टूबर को रिटर्न डालना ही है, तो वो रिटर्न अगर आप गलती से चूक गए तो ये 80P2D का जो प्रावधान किया है वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अननेसेसरली योर सोसाइटी मे फॉल इनटू ए टैक्सेबल रेजिम, तो 30% लग सकता है। दैट इज़ वन। नाउ दूसरा, मोदी सरकार आ गई। मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने इनसाइट प्लेटफॉर्म बनाया और काफ़ी कुछ कॉर्नर से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन अभी इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाती है। जैसा कि आपका 1 करोड़ का एफडी है तो इनकम टैक्स के पोर्टल में AIS टीज करके आता है, उसमें आ गया। और अगर आप रिटर्न नहीं भरते हो तो आपको 100% नोटिस आएगी टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट 1 करोड़। अब जब नोटिस आएगी तो रिटर्न डालोगे तो 5,000 की पेनल्टी पक्का लग जाएगी। और दूसरा, और उसके अंदर भी 80P2D वाला इशू था, जो आप बोल रहे कि हमारा जो कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी में फ्री है, हमारा 80P2D में फ्री है, अब काय का फ्री, वो इनकम टैक्स अब रिटर्न डालोगे तो उसमें फ्री मिलने वाला नहीं। तो अब हमारी तरफ से कंप्लीट राय ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न चाहे नील भी हो, भरना जरूरी है। तो रिटर्न जाना ही चाहिए सो दैट कि आप निकल जाओ। अब सेकंड, रिटर्न नहीं भरने के प्रोविजंस में भी देयर आर प्रोसिक्यूशन प्रोविजंस 276B वगैरह जो है, जो वेरियस सेक्शंस है, उसके अंदर में कमिटी who is at the helm of the affairs can be prosecuted for not filing the returns। 5,000 का जुर्म भर दोगे तो चल जाएगा, बात यहाँ नहीं अटकती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हर एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को चाहे टैक्स लगता है या नहीं लगता है, नहीं लगता, दे विल डिसाइड, बट यू हैव टू फाइल द रिटर्न। अगर रिटर्न नहीं भरोगे तो ये दूसरी बात है। जहाँ जहाँ जो सोसाइटियों डिलापिलेटेड कंडीशन में है और दे एंटर इनटू अ मैसिव एग्रीमेंट फॉर द डेवलपमेंट विद द बिल्डर्स, उस टाइम एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट का एक नोशनल वैल्यूएशन होता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट से, और वो बड़ा होता है, कभी कभी 5 करोड़, कभी 8 करोड़, कभी 12 करोड़, 14 करोड़। हालांकि उसमें टैक्स एलिमेंट है कि नहीं है वो बाद में देखा जाएगा, बट इन सिलसिले में ये जो अगर आपका जो एग्रीमेंट रजिस्ट्री होता है वो रजिस्ट्रार ऑफ स्टैम्प ड्यूटी के उधर से AIS में चढ़ता है,
और जब ये चढ़ता है तो इनकम टैक्स तो ये समझता है कि आपने 12 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी है और कैपिटल गेन कहाँ है ये हमें देखना है, तो आपको नोटिस आ सकती है। तो वैसे वाले केसेस जो सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जो कंपलसरी अच्छे से ये को पकड़ के गाइडेंस लेके रिटर्न भरना जरूरी है भद्रेश भाई, नहीं तो आने वाले कई साल में बहुत दिक्कतें तो आ मतलब जाएंगी। अभी मैनेजिंग कमेटी को ये भी ध्यान रखना है कि ऑडिट तो कराना है और इनकम टैक्स रिटर्न भी भरना है। तो सेम ऑडिटर रिटर्न भर सकता है कि फिर कोई और नया सीए, मतलब जिसमें आपने बताया सेम स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी रिटर्न फाइल कर सकता है? सेम स्टैट्यूटरी रिटर्न स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑल्सो कैन फाइल द रिटर्न, बट अगर 3 साल में अगर ऑडिटर आपका रिवॉल्विंग करना है, चेंज करना है, जिसको आपको तो आप टैक्सेशन रिटर्न जो भरना है ना वो किसी और एक बंदे को दे जो वहां परमानेंटली एक जगह पे फाइल हो, सो दैट आपकी फाइल मूव ना हो और उसे पूरी हिस्ट्री और इसकी जो बैकग्राउंड है वो उसे तो तैयार ये रहे। एक अच्छा है कि सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप इनकम टैक्स रिटर्न ना भराओ, नहीं तो आपको हर 3 साल में नया चार्टर्ड अकाउंटेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऑडिट के लिए आप रोटेशन करो और एक फिक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो जो इनकम Income टैक्स tax रिटर्न है, हो, तो बिल्कुल। जिसको हर जानकारी अपनी बिल्कुल। रहे। अब जैसे आईटीआर का जो फाइल है, रिकॉर्ड है, वो 10 सालों का, वो उसके पास भी रहे और सोसाइटी के हाँ, पास भी रहे, तो ये ये एक ही है। एब्सोल्युटली तो ये अच्छी जानकारी है कि आप 2 अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट रखो तो लॉन्ग रन में सोसाइटी और कमिटी, जो भी नई कमिटी है उनको भी कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल सही है। तो और कोई ऐसी जानकारी जो आपको ऐसा लगे कि हमारे दर्शकों को ध्यान में रखनी चाहिए ऑडिट रिलेटेड, या ऐसी कोई, जैसे आपने बताया कि रिटर्न ना भरने से क्या नुकसान हो सकता है, रिटर्न क्यों भरना चाहिए, किस लिए भरना चाहिए? 2-4 चीज है जो भद्रेश भाई आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, सारे सोसाइटी अगर ध्यान रखती है कि नहीं। एक तो ये है कि अगर आपका कोई मेंबर का आउटस्टैंडिंग है और ज़्यादा टाइम से आउटस्टैंडिंग है और अगर वो आप कुछ उनका वन टाइम सेटलमेंट करके अगर फॉरगो करते हो, राइट ऑफ करना चाहे, तो राइट ऑफ द सोसाइटीज चार्जेस ड्यू फ्रॉम द मेंबर्स कैनॉट बी डन बाय सिंगल मेंबर, इट हैज टू बी अप्रूव्ड इन द जनरल बॉडी मीटिंग। तो ये एक ध्यान रखना है कि जनरल बॉडी में अप्रूवल लेना चाहिए और उसका रेजोल्यूशन होता है, वही अमाउंट राइट ऑफ करना है। सेकेंडली, आपका लैंड जो है ना हैज टू बी कन्वेंस्ड इन द नेम ऑफ द सोसाइटी इफ इट इज अ फ्री होल्ड लैंड। ठीक है, तो अगर कन्वेंस ऑफ द लैंड हैज नॉट बीन डन तो सोसाइटी में भी आपको बार बार इसको इतला देनी चाहिए या नोट्स ऑन अकाउंट में डालना कि लैंड इज येट टू बी कन्वेंस, बिकॉज आज आपको मालूम है कि अगर लैंड आपके नाम पे नहीं है तो दोबारा रीडेवलपमेंट में जाना होगा तो दिक्कतें आ सकती हैं। देन आपका बिल्डिंग का जो प्रॉपर्टी है, यानी बिल्डिंग और अदर एसेट जैसा सीसीटीवी कैमरा वगैरह है, तो दिस ऑल हैज टू बी इंश्योर्ड फ्रॉम द पेरिल्स लाइक फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज, टेरर अटैक्स एक्सेट्रा। अगर आप अनइंश्योर्ड हो या कम इंश्योर्ड हो, कभी भी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी, एक्ट ऑफ गॉड हो सकता है, तो ये इंश्योरेंस लेना जरूरी है। फिर आपका बिल्डिंग का जो मैंने बताया था 15 साल पुराना, तो हर 5 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना जरूरी है। एंड इन केस ऑफ ह्यूज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द मेंबर्स, इसको प्रोलॉन्ग मत करो। 101 के सेक्शन के जो एटीट्यूड वाले जो एक्शन है वो लेकर के रिकवरी करो। आज रिकवरी प्रोसीडिंग में ये भी बोला गया है कि आप एक आर्बिट्रेशन भी करो अंदर से म्यूचुअली, अगर एक दूसरे के साथ बैठ के उनकी क्या दिक्कत है समझ के करें। काफ़ी कुछ लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऊपर रहते हैं लास्ट फ्लोर पे, टेरेस का लीकेज का प्रश्न हमारा अटेंड नहीं किया जाए तो हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, ऐसी बातें होती है। तो इसको म्यूचुअली आर्बिट्रेट करके इसको म्यूचुअली रिकंसिल करना चाहिए। एंड अगर आपका बिल्डिंग 8 माले के ऊपर का है, 7 माले के ऊपर है, तो सेफ्टी नॉर्म्स लगता है। तो आपका बिल्डिंग में अगर 10 माला है या जो भी है, बिल्डर ने अगर सेफ्टी प्रोविजंस दिए हैं फायर सेफ्टी के, तो उसको पीरियडिकली चेक कराओ, उसका एएमसी रखो और हर साल में एक बार तो आप मॉक ड्रिल करो कि यानी कि जेन्युइन आग लगी है तो हाउ शुड यू डू इट। तो ये करना जरूरी है। दिस आर ऑल द 5-7 पॉइंट्स विच कम्स टू माई माइंड इमीडिएटली विच यू वन शुड टेक केयर ऑफ इट इफ यू आर अ मैनेजिंग कमिटी मेंबर और यू आर अ सोसाइटी में है तो। डेफिनेटली इट्स रियली वर्थ नोइंग बाय ऑल द मेंबर्स। या वन शुड। यस। और इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट रिलेटेड, फॉर एग्जांपल जैसे सीए रिलेटेड या सीए रिलेटेड अगर आप इसमें पूछ रहे हो, स्कोप जो है, मतलब सीए कम्युनिटी एक बड़ा कम्युनिटी है देश भर में। कितने लाख सीए हैं? 4 लाख के ऊपर। 4 लाख के ऊपर। और उनके लिए मुंबई जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहर, बड़े शहरों में जो अकाउंट एंड ऑडिट का जो पूना, जैसे महाराष्ट्र की बात करें, कब हाउसिंग सोसाइटी, मोफा और अपार्टमेंट एक्ट काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, और पूना, नागपुर और मुंबई की बात करें तो जो सीए कम्युनिटी के लिए क्या स्कोप है एज ए ऑडिटर्स, और किस तरह से अवसर मिल रहे हैं। और हाल के दिनों में महासेवा सीए रमेश प्रभु जी इसमें ट्रेनिंग और बाकायदा एजुकेशन दे रहे हैं, तो उसमें एक अच्छा अवसर मिल रहा है। तो इसमें क्या स्कोप है सर? स्कोप देखा जाएगा तो बढ़िया है, बिकॉज देर आर वेरी हाईली ऑक्यूर्स। आपने कभी सुना है कि कोई पर्टिकुलर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ऑडिट पीडब्ल्यूसी, एएनवाई कर रहे हैं?
वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको ये रेम्यूनरेटिव नहीं लग रहा है। तो ये छोटे छोटे सी ये जो एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर है, उनके लिए बहुत बढ़िया स्कोप है, क्योंकि आज की तारीख में भी सोसाइटी में ऑडिट फीस 100 रुपीज़ पर मेंबर है, जिसको अभी एक नया उनका एक मीटिंग होने वाला है जिसमें प्रपोजल गया है कि इसको बढ़ाया जाए, बिकॉज पिछले 15-18 सालों से यही फी चल रही है। तो अगर 100 मेंबर की सोसाइटी है और अगर 100 रुपया भी अगर पर मेंबर मिलता है तो 10,000 रुपये का फीस बनता है। और उसी सोसाइटी का अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम मिल गया तो 5,000 और मिल सकता है। उसी सोसाइटी को अगर आप गाइडेंस देते हो, टेक्निकल गाइडेंस वगैरह, तो दूसरे पैसे बन सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये नॉन रेम्यूनरेटिव है, बट यंग बच्चा है कि जिसको 5 साल ही हुआ है प्रैक्टिस में आया है और ये अगर ये प्रैक्टिस बढ़ाना चाहे तो देयर इज अ गुड स्कोप। आप पैनल पे आ जाओ, एम्पेनलमेंट कर लो और उसके बाद आपको ये छोटी छोटी सोसाइटी। अच्छा, दूसरा, हर तीसरे साल रोटेशन है, तो आपका टीम वर्क है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सीए जो 3 साल खत्म कर चुका वो आपका नाम रेकमेंड कर सकता है एज एन ऑडिटर। तो ऑडिट के में स्कोप है। और इसमें एक ऑडिटिंग में एक प्रावधान ये है कि एक बंदा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ी सोसाइटियाँ यानी 100+ मेंबर वाली सोसाइटियाँ वो मैक्सिमम 20 कर सकता है, और छोटी सी सोसाइटियाँ है जो लेस देन 100 मेंबर है वो एन नंबर कर सकता है, मतलब उसको कोई लिमिट नहीं है। तो आपको इसमें अवसर है ही है। सेकेंडली, अगर चलो ऑफ द रिकॉर्ड भी बोला जाए तो हर एक सोसाइटी में अगर आप जुड़ते हो एज एन ऑडिटर तो आपको 3 बंदों के साथ नेटवर्किंग होता है। वो होता है चेयरमैन, दूसरा होता है सेक्रेटरी और तीसरा होता है ट्रेजरर। अच्छा, वो तीनों भी तो कहीं ना कहीं बिजनेस में जुड़े हुए हैं। अगर आपकी सर्विसेज अच्छी लगी तो उनके थ्रू भी आपको काम मिलने की, मतलब उनका रिटर्न्स भरना, कंपनी के वगैरह वगैरह। तो देयर इज अ ग्रेट स्कोप इन बीइंग अ कोऑपरेटिव ऑडिटर। और दूसरा, संस्था को कुछ देने की अगर आपके पास भावना है तो कोऑपरेटिव ऑडिट से बढ़िया क्या हो सकता है, जिसमें भले कुछ मिले नहीं मिले बट अपने को स्कोप तो है ही है। दैट इज वन थिंग। और सेकेंडली, वी शुड ऑल्सो अप्रिशिएट दैट कि कोऑपरेटिव सोसाइटी खाली ऑडिट कर रही, ज़्यादा दिन का काम नहीं है, 5 दिन 6 दिन में काम हो जाता है, इतना बड़ा वॉल्यूमिनस नहीं है, ऑटोमेटिक है। अभी सारे सोसाइटी के अकाउंट भी कंप्यूटराइज होते हैं, आपके उधर भी रिकॉर्ड्स मंगा के आप कर सकते हो। तो इट इज़, मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्मॉल न्यू सीएस, एसएमईज। जबकि बड़े सीए आज की तारीख में मैं बता दूं, आप एक सोसाइटी का ऑडिट मुझे दिखाओ कि पीडब्ल्यूसी ने किया हो तो हम मान जाए। नहीं, बराबर है। तो छोटे के लिए तो करना चाहिए। नहीं, तो इसमें वही एक चीज़ जो आपने बोली कि यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए नेटवर्किंग, तो आज जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो नेटवर्किंग में ज़्यादा बिलीव करता है। तो बेसिकली आपने ये जो बोला कि काफ़ी सारी सोसाइटी होती है 3 साल के लिए, तो जो 3 सेक्रेटरी चेयरमैन से तो जुड़ते हैं, लेकिन 3 साल में जो मीटिंग होती है वो अटेंड करते हैं, तो उनको काफ़ी सारे और मेंबर्स का भी इंट्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को उस तरह से देखना चाहिए कि 100 रुपीज़ फीस है या कम रेम्यूनरेशन है, वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत हिडन जेम्स बने हुए, और वही सोसाइटी आप दूसरी जगह पे भी रिकमेंड करेगी। और नंबर ऑफ सोसाइटी आज की तारीख में बढ़ती जा रही है, जिस तरह से डेवलपमेंट आ रहा है। तो जो हम अभी वो सोसाइटी नहीं रही कि जहाँ पे 10-12 मेंबर हो। अभी जो नया डेवलपमेंट आ रहा है उस हिसाब से 100-200+ मेंबर्स होता है, तो काफ़ी बड़ा स्कोप है आने वाले वक्त में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। और भद्रेश जी, एक बात बताना, ये भी भूल गया कि जहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है वो स्टैट्यूटरी ऑडिट इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता है। अब जैसे कि एक बड़ी सोसाइटी का मैं नाम लूँगा, जैसे आप ओबेरॉय को पकड़ लीजिए, इतनी बड़ी सोसाइटी है, सालाना 20-25 करोड़ का इन एंड आउट हो रहा है, इनकम भी है, एक्सपेंस। अब वो 20-25 करोड़ की सोसाइटी के मेंबर्स चाहते हैं कि स्टैट्यूटरी ऑडिट भले साल में 2 बार आवे, 1 बार आवे, बट हमारा डे टू डे ऑडिट होना चाहिए। तो डे टू डे ऑडिट के लिए इंटरनल ऑडिट के बहुत स्कोप है बड़ी बड़ी सोसाइटियों में। जो बंदे छोटे हैं, नए हैं, उनको इंटरनल ऑडिट भी करना है तो इट इज फार रेम्यूनरेटिव देन इवन द स्टैट्यूटरी ऑडिट, वो भी कर सकते हैं। यस सर, यूट्यूब पे नजर डालते हैं, यूट्यूब पे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। नवीन जैन साहब है मुंबई से, गुड आफ्टरनून सर। किशोर मिर्चंदानी साहब नमस्कार बोल रहे हैं। जवेरी साहब, नितिन जवेरी। जावेद सैयद साहब है नासिक से। सीमा सेठ है। सुनील कोरे साहब हैं, नमस्कार बोल रहे हैं। मोना मेहता दहीसर से। सर्व मान्यवराना नमस्कार। अतुल केकरे साहब हैं, नमस्कार साहब अतुल जी। नमस्कार। रमेश ट्रांसपोर्ट कंपनी, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वन गुड सजेशन, थैंक्स। प्रेम सहानी और नंबर शेयर किया है। किशोर मिर्चंदानी साहब रेगुलर हमारे पार्टिसिपेंट है बोरीवली से। वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड नाइसली एक्सप्लेन बाय ऑनरेबल स्पीकर सीए हितेश सर। और स्किल्स ट्रेनर है। आई नीड योर हेल्प इन द ऑर्गेनाइज दिल्ली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी सेमिनार CSR। एडवोकेट डॉक्टर राहुल अरोरा। अरोरा जी, मेरा नंबर शेयर किया मैंने आपको, देखिए आप सुनील शर्मा ऊपर, आप मुझे मैसेज करें, जरूर हम मिलके करेंगे। वहाँ पे भी हमारा RW है, हमारे कैप्टन साहब एक सीनियर रिटायर नेवी के हैं, त्यागी जी, वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे मिलके करेंगे, आपके साथ भी करेंगे। नवीन जैन साहब, इफ देयर इज द नेट डेफिसिट नो प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट हैव अर्न इंटरेस्ट ऑन FD एंड रेंट्स इनकम, विल इट हैव टू पे इनकम टैक्स?
रेंट और इंटरेस्ट ऑन एफडी का इनकम है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए या नहीं? बेसिकली आपका कंप्यूटेशन चालू होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आप डेफिसिट में हो और स्टार्ट डेफिसिट से करके उसको एक्सक्लूड करोगे, डिफरेंट हेड्स में लेके जाओगे और फिर अल्टीमेटली आपका जो एड लेस करने के बाद कॉमन ऑल हेड्स का जो जीटीआई है वो वापस ग्रॉस टोटल इनकम वही डेफिसिट पे आके ही रुकेगा। तो 99 नहीं 100% आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। यस जावेद सैयद साहब, प्लीज टेक वेबिनार ऑन अपार्टमेंट एक्ट। जरूर सर, हमने किया है पहले भी और आगे भी करेंगे। मोफा में भी किया, अपार्टमेंट एक्ट पे, सीएचएस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पे भी किया है, कर ही रहे। सुधाकर यादव जी हैं, ऑडिटर्स को सोसाइटी का ऑडिट करने के लिए सोसाइटी प्रमाइसेस में आके करना है या सोसाइटी को ऑडिटर के ऑफिस में जाना जरूरी? कानून क्या करता है सर? कानून ये कहता है कि ऑडिट करना है, हाँ। कहाँ जाके करना है ये नहीं लिखा है। एंड वो ऑडिट में भी यही लिखता है कि वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड देन ही आल्सो सेड दैट वी हैव बीन गिवन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। सो अगर आपने उनकी ऑफिस भिजवा दिया है तो चलेगा, दैट इज ओके, वो बात नहीं। मगर अगर आपके सोसाइटी के ऑडिटर को आपकी सोसाइटी बहुत बढ़िया है, अलग तरीके से है और आप ग्रेड 1 लिखवाना चाहते हो तो आप जरूर इन्वाइट कीजिए, उससे बताइए कि हमारी सोसाइटी के प्रीमाइसेस में स्वच्छता है, हमारे इधर ग्रीन और वेट और ड्राई बास्केट्स करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस किए हैं, हमारी सोसाइटी में गार्डनिंग है, प्रॉपर ट्रीज है, प्लांटेशंस है, हमारी सोसाइटी में मतलब व्हाटएवर जैसे कि वुमेन की सेफ्टी के लिए क्या पाटिया मारा है क्या आपने, तो ये सब देखा जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये देखने और आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन, जैसे आपके फॉर्म आई फॉर्म जे वगैरह है, तो ये सब देखने के बाद आपका ऑडिटर आपको बी से ए ग्रेड भी देगा। अगर नहीं तो उसकी ऑफिस में बैठे बैठे तो बी का बी ही कंटिन्यू करेगा और वो ए ग्रेड देगा और ए ग्रेड के बाद आपको सर कुछ ऐसी ग्रीन फील्ड सोसाइटी जिनको बीएमसी से रिबेट तो मिलती है, अवार्ड्स मिला सर, 50,000 जैसे अमाउंट, अच्छा अमाउंट, तो आपको ये भी मिलती है। तो ऑडिटर साइन मरेगा, उसके बाद ही आगे वो फाइल ओपन होगी और फिर जाके अवार्ड्स और रिबेट वगैरह मिलते हैं। कृपा सुनील कोरे जी, नाइस इंफॉर्मेटिव सेशन एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ, थैंक यू सर। ललित रायठट्टा जी हैं, ये इफ ओनली सरप्लस ऑफ इंटरेस्ट वेदर इनकम टैक्स इज पेएबल। ललित जी, अगर आपका सरप्लस केवल इंटरेस्ट इनकम की वजह से ही है और वो एंटायर इंटरेस्ट इज योर इनकम इंटरेस्ट ऑन एफडी विद द कोऑपरेटिव बैंक, देन टैक्स नहीं लगेगा। यस, तो सर सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों के सवाल के जवाब दिए हमारे हितेश भाई ने और भद्रेश भाई ने, तो आप निश्चित ही इस पर सेटिस्फाई हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में ज़्यादा ज़्यादा। ललित जी, आई मीन्स टू से सरप्लस टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट इज टैक्सेबल और नॉट? नो, सरप्लस टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल, क्योंकि आप सरप्लस से इंटरेस्ट अलग कर लोगे, इंटरेस्ट को अदर सोर्सेज में दिखाओगे और उतना ही इंटरेस्ट आपका एटीपी टूडी में नीचे माइनस हो जाएगा चैप्टर 6 में, तो आप वहीं के वहीं जीरो में रहोगे, आपको लगेगा नहीं। यस, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी दर्शकों से, तमाम जो लोग हमारे देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको लग रहा है तो आप कमेंट्स भी करें। हम नंबर शेयर करते हैं सर का, हितेश भाई का और आप दोनों नंबर शेयर कीजिए भद्रेश भाई। हाँ, हितेश शाह, मेरा नंबर लिख लीजिए 9821140636। सीए हितेश शाह, सीए भद्रेश शाह 9821328898। मैं रिपीट करता हूँ 9821328898। सुनील जी, वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक, वापिस लिखा है ललित जी ने, राइट? नहीं, इंटरेस्ट फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक इज टैक्सेबल, और अगर वो सरप्लस में है तो फिर आपको सरप्लस के हिसाब से वो इंटरेस्ट को अगर अलग निकालोगे तो बाकी बचा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी में लॉस आ जाएगा। प्रोबेबली अगर वही उतना ही सरप्लस है और आपका चार्टर्ड अकाउंट मेटिकुलेटली कंप्यूटेशन करे तो स्टिल आई एम ऑफ द ओपिनियन कि आपको टैक्स नहीं लगेगा। अदरवाइज इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक इज टैक्सेबल, आपको टैक्स लगेगा। बिल्कुल सर, हमने दोनों के नंबर शेयर कर दिए हैं हितेश भाई शाह के 9821140636। सीए हितेश भाई का नंबर है, सीए भद्रेश शाह जी का नंबर है 9821328898। बरोबर सर? Perfect. ये नंबर आपके चैट बॉक्स में आ गए, तो आप आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर या दोनों के नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करें, प्लीज सेंड पीपीटी। तो हम लोग हमारे जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप मेरा मैं शेयर करता हूँ उसमें करीबन सर लगभग 500 लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें हम शेयर करते हैं।
लेकिन आपको आप नए हैं तो उस ग्रुप से भी आपको जुड़ना है। रेगुलर हमारे सेमिनार्स होते हैं और रेगुलर हमारे लाइव शो होते हैं, वो आपको इनविटेशन मिलते रहेगा। वन साइड मैं ही इनविटेशन डालता हूँ, बाकी कोई कमेंट्स कोई पोस्ट वगैरह डालने की इसमें इजाजत नहीं, सिर्फ हम इनविटेशन ओनली, हाँ एडमिन अलो है। तो आप उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको रेगुलर ऐसे अवेयरनेस के इनविटेशन भी मिलते रहे और आप अवेयर होते रहे। तो दोस्तों आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर एक दो हस्तियों के साथ मिलेंगे और आपको अवेयर एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपके होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, थैंक यू सर, आप हमारे थैंक यू वेरी मच, अवेयर किया, आते रहिए।